तो साथियों, मई 2025 एफआर का पेपर देने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट का दिल खुश हो गया है, क्योंकि इस बार आईसीआई ने एक इजी पेपर बनाया है। जहां से जो बोला था वहां से उतने ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा इसमें, ठीक है। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आंसर लिखते कैसे हैं। अप्रोच ऑफ राइटिंग द आंसर, ये आपको पता लग जाएगा। उसके बाद पहले पेज में मैंने आपको इंडेक्स दे दिया है। इस इंडेक्स में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का कौन से इंडेक्स से पूछा है और इसका सोर्स ऑफ क्वेश्चन क्या है और हमारे क्वेश्चन बैंक में उसका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये सारा आपको पता लग जाएगा। और पेज नंबरिंग में मैंने आपको यहाँ पे दे दी है इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए। वाह सर, मजा ही आ गया। इस सॉल्यूशन को वो बच्चे प्रिफर करें जिन्होंने मई 2025 का अटेम्प्ट दिया है, जिनका अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है अनफॉर्चुनेटली। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट अभी सितंबर 2025 और ऑनवर्ड पेपर दे रहे हैं, वो देख लें कि पेपर दिया कैसे जाता है और तैयारी कैसे रहती है। तो पहला क्वेश्चन हम उठा के देखते हैं और देखते हैं आईसीआई ने क्या धमाल मचाया पहले क्वेश्चन। तो एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1 आईसीआई जो है वो या तो कंसोलिडेशन से पूछता है और या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन से पूछता है या समटाइम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पूछता है। तो मोटा मोटा आईसीआई मेजर इंडेक्स को यूज करता है। सर मेजर इंडेक्स कौन से है? देखो, हमारी जो इंडेक्स हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक बना रखा है। जो पार्ट 1 है, इसमें टोटल 6 टॉपिक हैं। ये टोटल 6 टॉपिक 60 मार्क्स के आते हैं। तो जिसने ये 6 टॉपिक्स कर लिए उसके 60 मार्क्स पक्के हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आईसीआई ने यहीं से 60 मार्क्स का पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा 103 चैप्टर नंबर 5 से आया है, इंडेक्स 103। तो मैं एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट को कि पढ़ते वक्त सबसे पहले इन 6 इंडेक्स को कवर करो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो 5वें चैप्टर से आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ए लिमिटेड बी लिमिटेड जो है वो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है, ठीक है। अब ए लिमिटेड ने 15% एक्वायर करा है बी लिमिटेड का ऑन 1 जून, ठीक है। कुछ टाइम बाद यानी 1 अक्टूबर को ए लिमिटेड ने जो है फर्दर 55% एक्वायर कर लिया। यानी अब टोटल ए लिमिटेड ने कितना एक्वायर कर लिया? बी लिमिटेड का 70%। यहाँ पे जो एक्वायरी है उसका शेयर प्राइस जो है 40 पर शेयर दे रखा है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और फिर आपको दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है। देखो, यहाँ पे आपको एक चीज पता लग रही है कि जो इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड ने करी है बी लिमिटेड में, उसमें उसने 210 लाख में इन्वेस्टमेंट दिखाई है और टोटल 6 लाख शेयर उसने बी लिमिटेड के लिए हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो बी लिमिटेड है उसकी जो शेयर का प्राइस है वो 40 पर शेयर हो गया है। तो 6 लाख शेयर इंटू 40 कितना आएगा? 240 लाख। लिया था 210 में, हो गई उसकी वैल्यू 240, यानी 30 लाख से बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है उस पर कुछ ना कुछ टैक्स आएगा, ठीक है। तो टैक्स लाइबिलिटी आप कैलकुलेट करोगे। मैं बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन आपको मैं ब्रीफ में दिखा दूंगा। उसके बाद आपको असेट, करंट असेट, इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी आपको दे रखी है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा फॉर्मेट यूज करा है। अब बदले में ए लिमिटेड ने क्या क्या दिया है बी लिमिटेड को, वो दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ सम ऑफ 15 पर शेयर इन कैश, यानी जो भी शेयर एक्वायर कर रहे हैं उसके बदले 15 रुपीज पर शेयर कैश में दिया हुआ है। और एक इक्विटी शेयर दिया हुआ है, एक इक्विटी शेयर देंगे ए लिमिटेड का अगेंस्ट 8 इक्विटी शेयर। यानी जो कंपनी, जो ए लिमिटेड जो है बी को एक्वायर कर रही है, उसमें 8 शेयर के बदले 1 शेयर अपना दिया है। यहाँ पे ए लिमिटेड यानी एक्वायरर की फेस वैल्यू दे रखी, फेयर वैल्यू दे रखी है 160 पर शेयर, ठीक है सर।
इसके बाद जो ए लिमिटेड है उसने कहा है कि भाई हमको एडिशनल पेमेंट भी देंगे जो कि हायर होगी ऑफ 35 लाख एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे एक्सेस प्रॉफिट लिखा है फर्स्ट ईयर में, यानी पहले साल जो भी प्रॉफिट आया उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है उस पर हम आपको क्या देंगे, कुछ एडिशनल पेमेंट देंगे। तो अभी आंसर शीट में डिस्कस कर लेंगे आपसे। ए लिमिटेड जो है वो प्रोमोटर को भी पेमेंट देंगे, प्रोमोटर शेयर होल्डर, प्रोवाइडेड ही स्टे विद द कंपनी फॉर 2 ईयर आफ्टर एक्विजिशन। भैया ये नहीं आएगा, यहाँ पे बोला गया है कि शेयर होल्डर जो प्रोमोटर शेयर होल्डर है उसको कंपनी में रहना है, कंपनी में रहना है तो ये एज ए एम्प्लॉय पेमेंट है, ये परचेज कंसेशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डर कैपेसिटी में पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, अगर शेयर होल्डर को आप ये बोल रहे हो कि आप एज ए एम्प्लॉय रहो तो वो पेमेंट नहीं आएगी। फिर शेयर बेस्ड पेमेंट की एडजस्टमेंट आ गई है एज यूजुअल। ठीक है, इसको भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे आंसर शीट में। फिर जो आपने बी लिमिटेड को एक्वायर करा है उसकी फेयर वैल्यू आपको दे दी है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू आपको दी है तो यहाँ पे डिफर्ड टैक्स की सिचुएशन भी आएगी। नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इसको हम लेते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में। उसके बाद जो बी लिमिटेड है उसने एक पेटेंट बना रखा है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये एक नया पॉइंट ऐड कर दिया आईसीआई ने क्वेश्चन पेपर में, और ये पॉइंट आया कहाँ से, ये भी आपके आईसीआई मॉड्यूल में ही दे रखा है। ठीक है, ये पॉइंट भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारी बुक में है, ये पॉइंट मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये स्पेसिफिकली पॉइंट बिल्कुल सर अभी देख लेते हैं। हमारा जो 5th चैप्टर है 167 में है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1.6 में देखो, ये जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 1.6 से आईसीआई ने उठाया कि जो एक्वायरी है उसने एक पेटेंट करवाया है ड्रग। ठीक है, इसकी ड्रग की कॉस्ट है 12 करोड़ और इसकी जो फेयर वैल्यू है 20 करोड़। मैंने यहाँ नोटिंग भी करवा दी कि मई 2025 में क्वेश्चन 1 में आया है। तो ये यहाँ से उठाया ये पॉइंट। ठीक है, ये भी आईसीआई का ही है कि जो ड्रग है उसको बनाने में 140 लाख खर्च हुए हैं और उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 200 लाख है, तो हम फेयर वैल्यू लेते हैं उसकी। ठीक है, देखो बनाने में ऑब्वियसली बात है खर्चा अलग होता है और उसकी फेयर वैल्यू अलग होती है, हम फेयर वैल्यू लेते हैं। फिर ये वाला पॉइंट है एज यूजुअल, ये तो क्वेश्चन में ही था आपके, कि जो कंपनी है उस पर किसी ने एक लॉ सूट फाइल कर रखा है, एक केस डाल रखा है और वो कंपनी पे 50 लाख का क्लेम है कि भाई 50 लाख देने हैं, उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज़ है। ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है ये कंटिजेंट लाइबिलिटी, तो ये भी एक्वायरर अपनी बुक्स में दिखाएगा एज ए आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। फिर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है, यहाँ पे कोई डिफर कंसिडरेशन होगा तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे रखी है। और यहाँ पे ना ये डायरेक्ट आपको दे रखा है कि फर्स्ट ईयर का 0.91 है और सेकेंड ईयर का 0.83 है। तो जब आप पीवी निकालोगे तो आपको ये पीवी फैक्टर यूज करने हैं। अगर आपने कैलकुलेटर यूज करके पीवी निकाला तो गेम ओवर। टैक्स रेट आपको दे रखा है, यानी यहाँ डिफर टैक्स की भी बात आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दे दिया कि जो एनसीआई है वो पीएसएनए मेथड से निकालना है आपको। ठीक है, फिर आपसे कह दिया कि ओपनिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बताओ एज पर एप्लीकेबल इंड एज। तो आपको ना यहाँ पे आंसर कैसे देना है वो हम फटाफट से देख लेते हैं। देखो नो डाउट ये जो क्वेश्चन है ये आपका लेंदी आंसर होगा इसका,
तो इंड AS 103 पे स्टेप एक्विजिशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हमने लिख ली, फिर हमने आंसर लिख दिया। देखो यहाँ पे आप आंसर ना इन रुपीज लाख दोगे, यानी जो भी फिगर है बाय डिफॉल्ट लाख में होंगे। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्मार्टनेस यूज करनी है। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे 330 इंटू यहाँ पे लाख, भैया बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, और कैलकुलेशन एरर भी बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो हमारा एक्वायरी है उसके टोटल शेयर है 40 लाख, ठीक है, उसका 55% हम एक्वायर कर रहे हैं, और हमने कैश कंसिडरेशन में पढ़ा था 15 रुपीज पे कर रहे हैं, 330 ये आ गया। उसके बाद जो ए लिमिटेड के हम शेयर ले रहे हैं 40 लाख इंटू 50%, 55%, उसके 8 शेयर के बदले हम एक शेयर दे रहे हैं, तो इंटू 1/8 इंटू फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर शेयर, ये यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सही सर। फिर आ जाएगा कंटीजेंट कंसिडरेशन। देखो मैंने आपको वहां बताया था कंटीजेंट कंसिडरेशन के पॉइंट में कि हायर ऑफ 35 लाख और 35 लाख और क्या लिखा हुआ था वहां पे 25% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट, ऐसा लिखा हुआ था वहां पे। देखो 25% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट। देखो एक्सेस प्रॉफिट का मतलब ये है कि बी लिमिटेड ने 10 लाख कमाए हैं पिछले साल में, और इस साल वो अनदर 20 लाख कमा रहा है। अनदर 20 लाख यानी एक्स्ट्रा 20 लाख कमा रहा है। पहले 10 लाख कमा लिया, अब टोटल 30 लाख कमाएगा। तो एक्स्ट्रा कितना कमाया उसने 20 लाख, तो 20 लाख को 25% आप निकालोगे। 20 लाख का आप 25% निकालोगे, तो इन दोनों में से हायर कौन है? इन दोनों में से जो आपका हायर है वो आपका 35 लाख है। तो 35 लाख का आपको पीवी निकालना है, ये अमाउंट एक साल बाद पे होगा। तो 35 लाख इंटू 0.83 पीवी कर लोगे। अब ये आपको फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है तो वही यूज करना, 1 डिवाइड बाय 1.10 मत करना। तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट का एक पॉइंट है, शेयर बेस्ड पेमेंट ये कुछ नहीं है, जो हमारा एक्वायरी है उसने कुछ शेयर बेस्ड पेमेंट दिया होगा इंड AS 102 के अंडर, तो वो शेयर बेस्ड पेमेंट अब एक्वायरर टेक ओवर कर रहा है, तो अब उससे बेयर करना है, ठीक है। तो उसने बोला मैं पे करूंगा, तो अगर वो पे करेगा तो पीसी का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड, ओरिजिनल अवार्ड कितने का है, यानी एक्वायरी ने जब शेयर दिया, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा यहाँ पे आपको। देखो ओरिजिनल अवार्ड दिया है, रिप्लेसमेंट अवार्ड दिया है। ओरिजिनल अवार्ड मतलब जो एक्वायरी ने दिया है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, इसकी फेयर वैल्यू 5 लाख है, तो हम इसी को लेंगे, क्योंकि एक्वायरी को जो हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसी की फेयर वैल्यू लेंगे। तो ये हो गया 5 इंटू जो एक्सपायर पीरियड है, तो 2 साल खत्म हो चुके हैं इस अवार्ड को दिए हुए, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हायर आता है ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड। देखो जब एक्वायरर ये शेयर बेस्ड पेमेंट लेता है तो वो वेस्टिंग पीरियड को रिवाइज भी कर देता है, तो यहाँ पे रिवाइज कर दिया उसने, 3 साल कर दिया था, लेकिन ओरिजिनली 4 साल था, तो जो भी हायर होगा आप उसे लोगे। 5 इंटू 2/4, इसे सॉल्व करोगे 2.5 आ जाएगा। तो साथियों ये आपके टोटल पार्ट थे पीसी के। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट टू पे प्रोमोटर शेयर होल्डर नॉट अ पीसी, ये लिखना है आपको एग्जाम में, तभी आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पे लिखना है ये आपका नेल है। तो साथियों ये आपका पीसी बन गया। अगर इतना आपने निकाल लिया तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, केवल इतना निकलने के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले यही निकालना होता है आपको। फिर हम निकालते हैं आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट के लिए आपको क्या करना है, आपको बी की बैलेंस शीट देखनी है। आपको बी की बैलेंस शीट देखनी है और यहाँ पे जो भी एसेट है इसको उठा के लिख दो और माइनस लाइबिलिटी कर लो, आपका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट आ जाएगा। बिल्कुल सर।
अब यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है आपको, जो ना अगर फेयर वैल्यू दे रखी है तो फेयर वैल्यू लेनी है, ठीक है, एक ये ध्यान रखने वाली बात है। और एडिशन इन्फॉर्मेशन में मान लो कोई एडिशनल लाइबिलिटी है या कोई एडिशनल एसेट है तो वो आपको लिखनी है। एडिशनल एसेट क्या थी आपने यहाँ पे ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे एडिशनल एसेट की जो फेयर वैल्यू है, एक तो वो लोगे पीपीई और इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू लोगे 480, 170 बुक वैल्यू नहीं लोगे, ठीक है। यहाँ भी नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल की बुक वैल्यू आपको दे रखी है। एक नया एसेट आया है इनके पास पेटेंट 200 लाख, इसकी वैल्यू आप लोगे, और एक कंटीजेंट लायबिलिटी है 10 लाख, तो ये आप लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, हमने यहाँ पे बुक वैल्यू नहीं ली है, फेयर वैल्यू ली है, एक तो ये पॉइंट है आपके लिए। यहाँ पे एक पेटेंट आया है एडिशन इन्फॉर्मेशन में दे रखा था 200 का, और एक्सटर्नल लायबिलिटी में कंटीजेंट लायबिलिटी आई है। ये जो मैंने सर्कल अभी करवाया ये आपके लिए नए पॉइंट है। उसके बाद डेफर टैक्स आपको निकालना है। देखो डेफर टैक्स कब आता है, जब कैरी अमाउंट और उसकी फेयर वैल्यू में चेंजेस होते हैं। तो जो पीपीई है उसी यहाँ पे इंड AS 12 का कंसेप्ट आता है, लिख भी देता हूँ मैं, इंड AS 12 में ये आपको सिखाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे सारे ध्यान से, जो टैक्स बेस है उसमें आता है बुक वैल्यू, और जो कैरिंग अमाउंट है उसमें आता है फेयर वैल्यू। अब सर क्यों आता है वो हम देखेंगे अपने कंसेप्ट वीडियो में। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जो भी फेयर वैल्यू है उसे लिख दो कैरिंग अमाउंट के अंडर, और टैक्स बेस के अंदर बुक वैल्यू लिख दो। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे DTL आ रहा है, यहाँ पे DTL आ रहा है। पेटेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 200 है, और इसकी जो बुक वैल्यू है वो तो थी ही नहीं। कंटीजेंट लायबिलिटी भी 10 थी, इसकी बुक वैल्यू थी ही नहीं। तो इस तरीके से नेट इफेक्टिवली आपका 87 का DTL आ गया है। जो 87 का DTL आ गया है वो डिफर टैक्स लाइबिलिटी के अंडर आएगा। सॉल्व करके असेट माइनस लाइबिलिटी करोगे तो आपका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट आ जाएगा 128। साथियों अगर आपने इतना निकाल लिया तो यहाँ भी आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। क्या सर इतना पढ़ा लिखने में केवल 2 मार्क्स मिलेंगे? हाँ साथियों, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आएगी उसमें सब कुछ है। लेकिन आप यहाँ पे चलो, ये 3 मार्क्स का है वैसे, क्योंकि ये काफी लेंथी है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आता है आपका NCI निकालना, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेसी है ही नहीं। जो भी आपका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट आता है 828, इसमें NCI का स्टेक कितना है, इंटू 30% कर दोगे तो आपका NCI आ जाएगा। फिर आता है आपका वर्किंग नोट 5, यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो साथियों अगर किसी ने यहां तक अटेम्प्ट कर लिया है, 2 और 1 3 3 3 3 6 6 और 2 8 मार्क्स तो आपको यहीं मिल गए, ठीक है। अब आएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये आपको 6 मार्क्स देके जाएगा। अब ये बनाने के लिए पहले आपको ऊपर वाले पार्ट करने ही करने, तभी आप बना सकते हो। मैं आपको बताऊं इंड AS 103 और 110 में यही स्टेप्स है। मेनली 4 चीजें होती हैं। पहला आपको निकालना होता है PC, दूसरा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, और तीसरा NCI, और चौथा गुडविल। ये 4 मेन चीजें होती हैं। तो इन 4 चीजों के बाद ही आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। ये बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होता है, इसमें करना कुछ भी नहीं होता, आपको कंसोलिडेट करना है, ठीक है। आपको A लिमिटेड और B लिमिटेड के जो बैलेंस शीट के आइटम है आपको प्लस करके लिखने हैं, बन जाएगा कंसोलिडेटेड। बस यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो B लिमिटेड है ना वो सारा फेयर वैल्यू पे आएगा, और कुछ नहीं है इसमें। तो अभी अभी हमने फेयर वैल्यू देखी थी, तो PPE की फेयर वैल्यू लिख ली। गुडविल ये बच्चे छोड़ देते हैं भाई, गुडविल अभी अभी आपने जो निकाली
बी लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर करने के बाद वो ए लिमिटेड के लिए क्या बन जाएगी, गुडविल बन जाएगी, तो वो भी लिखनी है। उसके बाद पेटेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ तो आपको बस मिक्स करके लिखना है, बस यहाँ ध्यान रखना 170 फेयर वैल्यू है, ठीक है। इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट, कैश, ये सब लिख लिया आपने, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटी में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। नोट नंबर 1 में हमने यहाँ पे दिखा रखा है। आप ये देखो कि पहले से ए लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है वो 5 लाख है, क्वेश्चन में दे रखी है। आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो जो ए लिमिटेड है उसकी 5 लाख रुपीज, 500 डिवाइडेड बाय 100, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर कैपिटल आपको दे रखी है। और ए लिमिटेड को जो शेयर इशू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2.75। ये हमने जो 8 शेयर के बदले 1 शेयर दे रहे हैं वो हमने निकाला। यहाँ पे दिखा भी दो इसको। टोटल 40 लाख थे शेयर, उसका 55% इंटू 1/8 आप सॉल्व करोगे 22.75 आ जाएगा। तो टोटल 7.75 लाख अब ए लिमिटेड के जो शेयर है वो मार्केट में इशू हो रखे हैं, उसका जो फेस वैल्यू है वो 100, तो 775 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 2.75 लाख शेयर इशू हो रहे हैं बी लिमिटेड को, ये प्रीमियम पे हो रहे हैं। 100 फेस वैल्यू है, 160 पे इशू हो रहा है, यानी 60 प्रीमियम भी आएगा। तो देखो यहाँ पे प्रीमियम भी आ गया, ये अदर इक्विटी का पार्ट बनेगा ए लिमिटेड का, तो यहाँ 165 दिखा दिया। उसके बाद जो ए लिमिटेड की रिटेन अर्निंग है 810 वो दिखा दी। फिर मैंने आपको बताया था कि ए लिमिटेड ने 15% पहले ले रखे थे, उसके बाद बी लिमिटेड के 55% लिए, तो जो 15% है वो बुक वैल्यू पे 210 पे दिख रहे हैं, लेकिन वो हो गए 240, तो 30 लाख का यहाँ पे जो गेन हुआ है ये दिखाओगे। अब ये 30 लाख का जो गेन हुआ है इस पे गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ये टैक्स होगा डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। फेयर वैल्यू गेन लॉस पे जो भी टैक्स बनता है वो डिफर्ड टैक्स बनता है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? सब बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ये जो एसबीपी रिजर्व है आपका, ये आपका कहाँ से आया है? ये सर इंडियाज 102 के अंडर अभी जो हमने एक्वायरी के शेयर होल्डर को जो पेमेंट करी है, तो हम एक एसपीपी रिजर्व बनाएंगे। इंडियाज 102 में हम सीखते हैं कि जो भी हमारा एम्प्लॉय बेस एक्सपेंस होता है उसके अगेंस्ट एक एसपीपी रिजर्व बनाते हैं, ये वहां से आया। बिल्कुल सर। देखो ये पार्ट ऐसा है जो मोस्ट स्टूडेंट गलत करके आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से प्रैक्टिस नहीं करता, ये मैंने ड्यूरिंग क्लास भी आपको कई बार बताया, ठीक है। तो ये जो अदर इक्विटी वाला पार्ट है, ये जो आपका निकला है, ये मिस्टेक एरिया है। मैं जब आपको यहाँ क्लास में भी समझाता हूँ तो मिस्टेक एरिया लिखवा देता हूँ, ताकि उस एरिया को तो कम से कम आप रिटर्न में प्रैक्टिस कर लो। और ये मिस्टेक एरिया क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। जैसे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, जैसे बच्चे बस ऊपर ऊपर से देख के जाते हैं। जैसे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके माइंड में सेट होगा कि हाँ भाई ये चीजें आती हैं। तो टोटल हमारा अदर इक्विटी आ गया 998.5। ये 998.5 आपको अदर इक्विटी में लिखना है, जैसे हमने वर्किंग नोट 2 में दिखा दिया। तो ये दोनों ही मिस्टेक एरिया है जहां बच्चे गलती करते हैं, और इस वजह से यहाँ पे 6 मार्क्स का है तो बच्चों को में केवल मिलते हैं 3 मार्क्स। उसके बाद एनसीआई तो हमने ऊपर निकाल ही लिया था। उसके बाद डियर स्टूडेंट कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस यही एरिया है जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। उसके बाद तो कुछ नहीं, आपको मिक्स करना है। अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी में नोट नंबर 3 में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे डिफर्ड कंसिडरेशन आएगा आपका। डिफर्ड कंसिडरेशन आपने निकाला ही था, जो आपने डिफर्ड कंसिडरेशन यहाँ पे कौन सा है देख लेते हैं, एक मिनट।
तो ये 29.05 भी आपका कंटीजेंट कंसिडरेशन है जो आपने निकाला था ना, ये डिफर्ड नहीं है, कंटीजेंट है। इसे हम कंटीजेंट, देखो स्टूडेंट गलती हमसे भी हो जाती है, आप इतना वहाँ एक्सट्रीम प्रेशर में एग्जाम दे रहे हो, तो आई अंडरस्टैंड गलती हो जाती है, लेकिन हम गलती ठीक कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। ठीक है, ये सब आपने अभी जो पीसी कैलकुलेट करते वक्त निकाला था वो सब कुछ है ना, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है, वो आपको 1 साल बाद देनी है। ठीक है, तो आज तो आपकी लाइबिलिटी बुक होगी तो वो आपको लिखनी है। बिल्कुल सही सर। फिर आपने अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी देख लिया, फिर आपका डीटीएल, तो ये वो एरिया है जहां बच्चे गलती करके आ रहे हैं। जैसे ये डिफर टैक्स लाइबिलिटी है, ये पार्ट है, और आपका ये पार्ट है, ये मिस्टेक एरिया वाले पार्ट है, यहाँ ध्यान रखना है आपको। ये जो डीटीएल है 0.4 में, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। देखो डीटीएल अभी अभी आपने निकाला था, ए लिमिटेड का डीटीएल जो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में पहले से पड़ा हुआ है वो 40 का है। फिर जब एक्वायर करा तो अभी हमने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट कैलकुलेट करते वक्त ये निकाला था 87, लिख देता हूँ यहाँ। while calculating आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। उसके बाद जो आपने 15% पहले से ले रखा था उसमें भी आपको कुछ गेन हुआ था, उस पर भी आपकी कोई डिफर टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो भी। तो ये टोटल 136 आ गया, ये 136 आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखा दोगे, ये रहा 136। ठीक है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, दोनों बैलेंस शीट में जो भी डाटा आपको दिख रहा है मिक्स करके आपको लिखना है, तो यहाँ लिख देना है। तो ये 6 नंबर के लिए मैं ये मानता हूँ कि ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना एक टिपिकल एरिया। ठीक है, यही बच्चे लैग करते हैं। चलो 6 मार्क्स में आप लैग कर गए, लेकिन जो 8 मार्क्स यहाँ आप सिक्योर कर सकते थे, ये तो कर सकते हो आराम से। तो स्टूडेंट बस इस एरिया को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट मानने लग जाते हैं। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन आप पूरा टैकल नहीं कर पा रहे तो उसमें 10 मार्क्स तो ले आओ, 8 मार्क्स तो ले आओ। और ये 6 मार्क्स में भी ऐसा थोड़ी ना आप बिल्कुल ही डम हो, 6 में से भी कम 3 मार्क्स तो ला सकते हो, लेकिन ये 3 मार्क्स को लाने के लिए टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। ठीक है, इसलिए मैं स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ कि यहाँ तक आने के बाद जो जो इजी पार्ट है समझ में आ रहे हैं, कर रखा है तो लिख लो, नहीं कर रखा तो वो एंड में करो, क्योंकि बेवजह लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये एक स्मार्ट वर्क है पेपर देने का, कि जो आपको नहीं आ रहा है यहाँ जबरदस्ती टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि नंबर मिलने नहीं है, घर लिख के आओगे। तो इसकी बजाय वहां टाइम दो जो आपको कंफर्म आता है। बिल्कुल सही सर। अब आप खुद देख रहे हो, केवल समझाने समझाने में मुझे इससे करीबन 25 मिनट आपको लग गए, तो आपको लिखने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम एक क्वेश्चन लिखने में अच्छे से आता है तो भी 40 मिनट तो ये लेगा ही लेगा। बिल्कुल सही सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो एक लेंदी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन एज यूजुअल हमारे फेवरेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से है 2A, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये जो 2A क्वेश्चन है हमारा, मैंने कई बार बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मॉडिफिकेशन का। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की मॉडिफिकेशन इस बार आ गई है। तो आपने 5 करोड़ का एक लोन ले रखा है, ठीक है, 11% के रेट पे। इसमें हर साल आपको 1 करोड़ देना है और लोन खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024। ये जो पेमेंट चालू हो रही है 31 मार्च 2024 से चालू हो रही है। 5 साल का ये लोन है। ठीक है, इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस भी दी है 5,90,000। तो कुछ नहीं करना, जब भी प्रोसेसिंग फीस दे रखी हो, मैंने आपको ट्रिक दे रखी है कि 5 करोड़ में से डायरेक्ट प्रोसेसिंग फीस माइनस कर दो, ये आपकी फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाएगी। उसके बाद EIR आपको दे रखा है 11.5%। ठीक है,
फिर यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, बोरोवर, और बोरोवर बोलता है भाई इस पेमेंट शेड्यूल को आप रिवाइज कर दो। तो वही इन्होंने रिवाइज करा है। इन्होंने क्या करा है, 31 मार्च 2025 को जो किस्त देनी थी, देखो लोन चालू कब हुआ है, 1 अप्रैल 2023 से, और 31 मार्च 2025 यानी 2 साल बाद ही इनका बैंड बच गया, क्योंकि 1 करोड़ की जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो काफ़ी हैवी है। तो इन्होंने कहा कि जो शेड्यूल है, रिवाइज शेड्यूल, वो हमारा ऐसे कर दो कि आप बैलेंस जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर 15% का आप इंटरेस्ट ले लो, लेकिन हर साल हम आपको 50 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। और 8 इंस्टॉलमेंट में आपको देना है, यानी 4 करोड़ जो है अब ये 8 इंस्टॉलमेंट में देंगे। आपको यहाँ पे पीवी फैक्टर दे रखे, तो इसे ही यूज करना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बुक में स्मार्ट बाइफर्केशन में दिखाऊं, देखो साथियों, स्मार्ट बाइफर्केशन बहुत जरूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम। अगर आप देखोगे, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इसे चैप्टर 1 में डाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें भी हमने बाइफर्केशन कर रखा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमारा कैटेगरी नंबर 4 में है। तो हर कंसेप्ट की हमने कैटेगरी बना दी है उसमें भी। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2A में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी जिसने मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन रिटर्न में प्रैक्टिस कर रखे हैं। अदरवाइज अगर आप पढ़ के गए हो तो दिक्कत आएगी, यानी केवल रीडिंग लेके गए हो तो दिक्कत आनी है। इसमें हमारी अप्रोच क्या रहती है, सबसे पहले हम अकाउंटिंग बिफोर मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब दिमाग में ये बात ही नहीं होनी चाहिए कि मॉडिफिकेशन भी है। फिर हम डायग्नोस करते हैं कि मॉडिफिकेशन कर किसके, अकाउंटिंग कर किसकी रहे हैं। ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी कौन से मेथड से हो रही है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में। वैसे मॉडिफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन है वो एसीएम पे चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। स्टेप 1, सबसे पहले कैश फ्लो निकाल लो। तो प्रिंसिपल पेमेंट जो है आपकी हर साल 1 करोड़ की पेमेंट हो रही है, और टोटल 5 करोड़ की पेमेंट हो गई। अब आपको इस पे इंटरेस्ट पे करना है 11%। तो पहले साल 5 करोड़ पे 11%, दूसरे साल 4 करोड़ पे 11%, इस तरीके से इंटरेस्ट भी निकल गया। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपकी टोटल पेमेंट निकल गई। तो ईयर वाइज हमने कैश फ्लो पता कर लिया, सबसे पहला तो यही काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टेप 2, EIR आपको देखना है, क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। स्टेप 3, यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस ही फेयर वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि सर कोई रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा, ना ये ऑफ मार्केट पे है ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सर। तो हमारा जो फेयर वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपको पता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है तो हम उसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी में से माइनस कर लेते हैं। 5 करोड़ माइनस 5.9 लाख, हमारा ये आ गया फेयर वैल्यू। इस वैल्यू पे हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी इनिशियली रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल सर। जब ट्रांजैक्शन प्राइस ही हमारा फेयर वैल्यू हो तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, तो स्टेप 4 आपका स्किप ही हो जाएगा। ये स्टेप तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बना रखा है, बस इस फॉर्मेट से स्टिक रहो, आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। ये 5 स्टेप मैं करवाता हूँ, ये 5 स्टेप आपको ध्यान होने चाहिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हर क्वेश्चन में ये 5 स्टेप लग रहे हैं। बिल्कुल सर। फिर हम LAT बनाएंगे। LAT में ये ध्यान रखना है टिल डेट ऑफ मॉडिफिकेशन बनाना। यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेकली क्या कर रहे हैं, वो पूरे 5 साल का LAT बना रहे हैं। भैया टाइम वेस्ट है, ठीक है। स्मार्टली आपको पेपर देना है, अदरवाइज पेपर छूटना ही छूटना है। आपको केवल 2 साल का LAT बनाना है। तो पहले साल ओपनिंग बैलेंस है, इंटरेस्ट लगा, पेमेंट हुई, यहाँ माइनस कर लेना, ठीक है, आपका बैलेंस आ गया, ठीक है। दूसरे साल में ये ध्यान रखना है कि आप केवल इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पे प्रिंसिपल मत जोड़ देना। अगर आप कैश फ्लो देखोगे तो यहाँ पे 1.44 करोड़ है। भाई बोरोवर के पास पैसे नहीं है, जब भी तो वो बैंक के पास गया है कि भैया पैसे नहीं है मेरे पास, मेरा जो पेमेंट टर्म है वो रिवाइज कर दो। बिल्कुल सही। तो उसने केवल इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, और इंटरेस्ट पे करने के बाद क्या बैलेंस आ रहा है, सबसे पहले आपको ये निकालना है। इस बैलेंस के आने के बाद ही हमारा मॉडिफिकेशन का काम चालू होगा।
अब इसके बाद मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी के केस में सबसे पहले आपको ये देखना है, सब्सटेंशियलिटी टेस्ट चेक करना है। कैसे चेक करेंगे सर? कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ये निकल गया, और जो रिवाइज कैश फ्लो है जो बैंक और बोरोवर के बीच में डिसाइड हुआ है ना राजा, आपको वो चेक करना है। बिल्कुल सही सर। तो ये रिवाइज कैश फ्लो है, उसने कहा है मैं 50 लाख की पेमेंट कर दूंगा 8 किस्तों में, तो टोटल 4 करोड़ की पेमेंट चली जाएगी। अब देखो पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4 करोड़ पे 15% लगेगा, निकालोगे 60 लाख आएगा। देखो जो स्मार्ट स्टूडेंट है ना वो कैलकुलेटर भी चला रहे हैं साथ से, कैलकुलेटर जिसको चलाना आ गया, ठीक है, ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो चला रहा है कैलकुलेटर, बुक में से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा फिगर, उससे एग्जाम निकलना है। तो 4 करोड़ पे 15% निकालो फटाफट, चलाओ सर 60 लाख आ रहा है। अब दूसरे साल में 4 करोड़ में से 50 लाख की पेमेंट हो गई तो 3.5 करोड़ बचे। अब 3.5 करोड़ में आप लगाओगे 15% तो आपका ये आ जाएगा। तो टोटल पेमेंट आपने कैश फ्लो इस तरीके से निकाल लिया। अब ये जो कैश फ्लो आपके आ गए हैं ना राजा, ये जो कैश फ्लो आपके आ गए हैं इसको आपको ओल्ड EIR से इसकी पीवी निकालनी है। ओल्ड EIR हमारा 11.5% था तो हमने इसकी पीवी निकाल ली है। तो ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो रिवाइज कैश फ्लो है उसका पीवी ये है, यानी बोरोवर को ये पैसा देना है, और जो ओल्ड कैरिंग अमाउंट है वो है। इन दोनों को कंपेयर करोगे और उसका परसेंटेज में निकालोगे तो ये आ रहा है 11.9। तो NDS ने एक आपको सब्सटेंशियलिटी टेस्ट दे रखा है कि 10% से 10% या उससे ज़्यादा अगर डिफरेंस आता है इन दो के बीच में तो मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल होता है। तो यहाँ सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है। तो सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन आपसे क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि जो ओल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी है इसे बुक से उड़ा दो क्योंकि मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल है, और जो न्यू लाइबिलिटी है उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करो। देखो न्यू लाइबिलिटी आ गई, ओल्ड लाइबिलिटी आपने हटा दी। ओल्ड लाइबिलिटी कहाँ से मिली? जो भी आपने LLT बनाया इसको आपने उड़ा दिया। और न्यू लाइबिलिटी क्या है? 4 करोड़ की है जो बोरोवर को पे करना है 8 साल में। अब इन दोनों के बीच में जब हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, इसको डी रिकॉग्नाइज कर लिया, तो हमारा एक गेन आ गया। उस गेन को आपको बुक करना है। हो गई मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग। इतना इजी फिर भी स्टूडेंट को पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। इसके बाद आप LLT बनाओगे आफ्टर मॉडिफिकेशन, 4 करोड़ इस पर इंटरेस्ट लगाओगे, 60 लाख पेमेंट करोगे, आपको क्लोजिंग आएगा। बस यहीं तक बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। दरअसल तुम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे और लंबा लंबा आंसर लिख के आ रहे हो, नंबर नहीं आ रहे। अब आपको जनरल पास करनी है, ये समझ लो। यहाँ तक तो आपने केवल वर्किंग करी है, अब आपको जनरल पास करनी है, ठीक है। जनरल में कुछ नहीं है। सबसे पहले इनिशियली लोन को रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर आपने इंटरेस्ट अनवाइंड कर लिया, पेमेंट कर दी लोन की, ठीक है। उसके बाद ये मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग है। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग के बाद जो इंटरेस्ट PL में चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट पे हो रहा है, हो गया आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 10 मार्क्स आपकी ग्रिप में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये वो टॉपिक है जो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया 34 यहाँ समझाऊंगा ना, यहीं समझ जाओगे आप। एक्सप्लेनेशन अभी आपको दूंगा, यहीं समझ जाओगे, इतना आसान है। इंडिया 34 में क्या होता है कि पर्टिकुलर क्वार्टर का या लेस देन 12 मंथ का आपसे फाइनेंशियल मांगा जाता है, और वो फाइनेंशियल आपको अक्रूवल बेसिस पे बनाने होते हैं। उस बेसिस पे ये एक कंसेप्ट है। तो प्रॉफिट आपको दे रखा है 8 लाख का थर्ड क्वार्टर का। तो आपको जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है वो थर्ड क्वार्टर ही करनी है। और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं जल्दी बताओ सर? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने की आपको अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। इसमें कह रहा है डिविडेंड इनकम 8 लाख की है, आपने 2 लाख ही रिकॉग्नाइज करी है। भैया अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि 8 लाख की है तो 8 लाख ही रिकॉग्नाइज करो। 2 लाख क्यों करी है? 6 लाख और ऐड करो। तो हमने 6 लाख और ऐड कर दिया। ये देखो इतना आसान क्वेश्चन है। फिर ये कह रहा है 60% जो है
ऑफ सेल प्रमोशन एक्सपेंस ऑफ 30 लाख इनकर्ड इन थर्ड क्वार्टर। देखो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस कितना है 30 लाख, इसका 60% जो है वो आपने डेफर कर दिया टू द फोर्थ क्वार्टर। भैया क्यों करा? अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि जिस महीने का जिस क्वार्टर का खर्चा है उसी क्वार्टर में देखो। तो 30 लाख का 60% कितना होता है सर? 18 लाख होता है। माइनस करो इसे। एक्चुअली आपने 40% ही दिखाया, 60% आपने डेफर कर दिया, तो 60% यहीं दिखाओ। एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ये आपको रेगुलर क्लासेस में एक्सप्लेनेशन देते हैं बाकी टीचर्स, ठीक है, ताकि आपको ये फील हो जाए कि भाई थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज हो तो पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो 4 लाख एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है, थर्ड क्वार्टर में मिला है आपको, वो आपने थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में अलोकेट कर दिया। भैया क्यों अलोकेट करा? जो 4 लाख का गेन है तो वो थर्ड क्वार्टर में ही आएगा सारा का सारा। इसने क्या करा, 2 लाख यहाँ दे दिया, 2 लाख अगले क्वार्टर में भेज दिया, तो 2 लाख जो अगले क्वार्टर में भेजा है उसे यहाँ लेके आओ, तो 2 लाख आपने यहाँ पे ऐड कर दिया फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन। फिर ये कह रहा है आपका 30 लाख का लॉस है, ठीक है, इसमें से कह रहा है 10 लाख का जो लॉस है वो पिछले क्वार्टर का है। पिछले क्वार्टर का तो पिछले क्वार्टर में दिखाना, इसने वो सारा इसी क्वार्टर में दिखा दिया। तो जो पिछले साल पिछले क्वार्टर का था उसे पिछले क्वार्टर में दिखाना है, तो इस साल आपने इस क्वार्टर में माइनस कर रखा, तो आपने क्या कर दिया, उसे ऐड कर दिया, है ना? बिल्कुल सही सर। हाँ जी सर, ऐसा ही है, बिल्कुल सर। फिर ये कह रहा है कोई इन्वेस्टमेंट आपने बेची है फर्स्ट क्वार्टर में जिसका 40 लाख का गेन है, तो कैपिटल गेन है 40 लाख का। अब ये ध्यान से देखो, इसने फर्स्ट क्वार्टर में बेची है तो सारा का सारा गेन फर्स्ट क्वार्टर में बुक होना चाहिए। कंपनी ने इसे चारों क्वार्टर में एलोकेट कर दिया। भैया क्यों करा? क्योंकि वो आपको टेस्ट करना चाह रहा है, आपको पता है या नहीं पता। बिल्कुल सर। तो 10 लाख का जो गेन आपने थर्ड क्वार्टर में ऐड कर दिया उसे आप माइनस कर दोगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये जो प्लस माइनस करा है 8 लाख में से एडजस्ट करके आपको ये पता लग जाएगा कि थर्ड क्वार्टर का करेक्टेड प्रॉफिट कितना है। ये तो बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन था, ठीक है। आईसीआई इस बार बहुत ही मेहरबान था आप सभी पे, ये अलग बात है उसकी मेहरबानी किसने उठाई और किसने नहीं उठाई, ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये देख लेते हैं। प्लेन वनीला क्वेश्चन है इंडेस 36 से, ठीक है, सीजीयू के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो एक कंपनी आपने ली है, ठीक है, उसकी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट आपको दे रखी है 51 करोड़, ठीक है, और गुडविल है 13 करोड़, ठीक है। अब ये जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है इसमें असेट भी होती है लाइबिलिटी भी होती है, लेकिन यहाँ पे ये अजम्पशन ली गई है कि केवल इसमें असेट है और उस असेट की जो लाइफ है वो 15 ईयर है, ठीक है, और इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। देखो 1 अप्रैल 2022 को आपने ये कंपनी ली है, 31 मार्च 2024 यानी 2 साल बाद जो टाइनी लिमिटेड है उसका रेवेन्यू कम हो रहा है। हमें क्या मतलब कम हो रहा है नहीं हो रहा, हमें तो बस इम्पेयरमेंट इंडिकेशन बता दो, ये इम्पेयरमेंट इंडिकेशन ही है। तो इसका जो रिकवरेबल अमाउंट है ऑफ गुडविल एंड नेट एसेट वो इन्होंने एस्टिमेट करा है, ठीक है। देखो यहाँ पे वैल्यू इन यूज आपको दे रखा है 35 करोड़, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज हायर। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें दे नहीं रखा, हमें वैल्यू इन यूज से काम चलाना है, ठीक है। और ये वैल्यू आपको कब दे रखी है? 31 मार्च 2024। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे आप देखो ये क्वेश्चन भी आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2022 को सीजीओ की जो कैरिंग अमाउंट है और गुडविल का कैरिंग अमाउंट है ये आपने लिख लिया। अब 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा लो। तो डेप्रिशिएट आप गुडविल को नहीं करोगे, आप केवल सीजीयू को करोगे। डेप्रिशिएट गुडविल को क्यों नहीं कर रहे ये कमेंट बॉक्स में बताओ जिसने ध्यान से पढ़ रखा है। उसके बाद कैरिंग अमाउंट जो है ये 44.2 आ गया, ठीक है। और इन टोटलिटी देखोगे तो
जो कैरिंग अमाउंट है अलॉन्ग विद गुडविल ये आ रहा है 57.2, बिल्कुल। अब इसको हमें कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। तो हमें दिख रहा है कि इसमें इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है 22.2 का। तो आपको ध्यान हो जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो सारा का सारा सबसे पहले गुडविल में एलोकेट होता है और बैलेंस जो है वो आपका सीजीओ में एलोकेट होगा। इम्पेयरमेंट लॉस के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सीजीओ की 35, गुडविल की वैल्यू 0, इन टोटलिटी वैल्यू आ गई 35। ठीक है, फिर आपने 24, 25 में फिर डेप्रीशिएशन लगाया। देखो 15 साल में से 2 साल निकल चुके हैं तो अब 13 साल बचे हैं। तो 35 डिवाइडेड बाय 13 करोगे तो आपका ये आएगा 2.69। तो आपने डेप्रीशिएशन लगाया, उसके बाद इसकी वैल्यू आ गई ये। उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं 31 मार्च 2025। तो 31 मार्च 2025 तक की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल ली, कैरिंग अमाउंट। मैनेजमेंट को अब अच्छा अच्छा लग रहा है, गुडी गुडी फील हो रहा है, इनको फेवरेबल कंडीशन दिख रही है। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो इसकी वैल्यू इन यूज है वो 52 करोड़ हो गई और जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल है वो 48 करोड़। तो हमें इन दोनों में से जो हायर है वो लेना है। ठीक है, तो हमने 52 करोड़ ले लिया। अब हमें देखना है कि क्या इस असेट की इतनी औकात है कि इसे 52 करोड़ पे ले जा सके। तो हमें ये चेक करना होता है कि ये जो सीजीयू है अगर इस पे आज तक कोई इंपेयरमेंट नहीं लगता तो इसकी वैल्यू क्या होती। तो मैंने वर्किंग नोट 1 बनाया है इसमें। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट जो है ध्यान से देखेंगे आप, कैरिंग अमाउंट विदाउट इंपेयरमेंट लॉस, आज तक कोई इंपेयरमेंट अगर इसमें नहीं होता तो 3 साल टोटल बीत चुके हैं। तो 3 साल का आपने डेप्रीशिएशन लगा दिया तो इसकी वैल्यू होगी 40.8, यानी इसकी वैल्यू आज होती 40.8। तो मैक्सिमम जो हम इस असेट को उठा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, हम 40.8 तक ले जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है 52 है, हम यहाँ तक नहीं ले जा सकते। तो ये आपको दिखाना है एग्जामिनर को। 40.8 इसकी मैक्सिमम कैरिंग अमाउंट हो सकती है, तो हम 48.8 पे ले गए। देखो इसकी वैल्यू थी 32.31, पहले गिर गई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें बैड फील हो रहा था, हमें कोरोना सा फील हो रहा था, तो इसकी वैल्यू गिर रही थी। अब हमें गुड फील हो रहा है। ठीक है, फेब्रवरी आ रहा है तो हमें गुड फील हो रहा है। तो अब इसकी वैल्यू जो है बढ़ गई है। कितनी तक बढ़ा सकते हैं? कितनी तक बढ़ा सकते हैं? 40.8 तक बढ़ा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पर डेप्रीशिएशन लगाना है। ठीक है, डेप्रीशिएशन किस पे लगाओगे? 40.8 पे, और 12 साल इसकी लाइफ है तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये भी दिखा देना, एक नंबर तो यही मिलेगा आपको कि इसमें मैक्सिमम रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कितना हो सकता है। देखो इतना हो सकता है 32.31 माइनस 40. इतना ही रिवर्स कर सकते हो। सॉल्व करोगे 8.49 आएगा। क्वेश्चन बहुत आसान था। देखो यहाँ ही देखो आप, जो पहले क्वेश्चन थे उनके कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है एज कम्पेयर टू, आप देखो कंसोलिडेशन में बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगा आपका। उसके बाद आते हैं हमारा, ये हमारा इंडेक्स 33 पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको अपनी कंसेप्ट बुक में दिखाऊं तो किस तरीके से बाइफर्केशन कर रखा है और किस तरीके से स्टूडेंट के लिए इतना आसान है वो देखते हैं हम। देखो इंडेक्स 33 को मैं हमेशा पार्ट 3 में मैं रखता हूँ। ठीक है, इंडेक्स 33 इन अर्निंग पर शेयर। ठीक है, 449 पेज नंबर पे है ये। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो साथियों यहाँ पे आप देखोगे हर चैप्टर के पहले पेज पे हमने बाइफर्केशन कर रखा है। एक इंडेक्स दे रखा है कि हर चैप्टर पे टोटल कितनी कैटेगरी के क्वेश्चन है। इसमें 9 कैटेगरी के क्वेश्चन है और इसमें छठी कैटेगरी से क्वेश्चन आया है। यानी हमने हर कंसेप्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं
इसको कैटेगराइज कर रखा है ताकि ना आपको ढूंढना ना पड़े कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का एक क्वेश्चन यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन कहीं और है। ठीक है, सारे आरटीपी एमटीपी सारे क्वेश्चन यहाँ हमने डाल रखे हैं। तो कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6.1 और ये आया भी है। तो 6.1 में अगर हम जाके देखें तो वो साथियों ये 6.1 है। ठीक है, और सेम डिट्टो यही क्वेश्चन आया आपके पास। आईसीआई का अगर आप मटेरियल देखोगे तो उसमें क्वेश्चन की भरमार है। यहाँ जो स्क्रैप क्वेश्चन है वो भी डाल रखे हैं जो इंस्टीट्यूट कभी पूछ ही नहीं सकता। तो हमने वहां से क्वेश्चन भी फिल्टर करे हैं और इसको कैटेगराइज भी करा है क्वेश्चन बैंक में। तो ये सेम क्वेश्चन आपका आया है पेपर में, फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको वैसे ही बता दूं, अर्निंग पर शेयर क्या होता है सर, जो भी आपका प्रॉफिट है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो, आपका बेसिक ईपीएस निकल जाएगा। बेसिक ईपीएस निकल गया तो वो आपको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का भी निकाल के दिखाना है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का भी दिखाना है और नेट ऑपरेशन का भी दिखाना है। तो कुछ नहीं करना, आपको जो भी प्रॉफिट है उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, बेसिक ईपीएस निकल जाएगा। तो पहली चीज़ तो इसने बेसिक पूछी है। फिर इसने पूछा डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड में आपको पता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर को भी हम ऐड कर देते हैं। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर यहाँ पे हमारा ये है 32,000। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन में मैं आपको दिखाऊं, देखो बेसिक ईपीएस जो है कंटिन्यूइंग का दिखा दिया, डिसकंटिन्यूइंग का दिखा लिया और नेट का दिखा दिया। पहला काम ये हो गया। फिर डाइल्यूटिव ईपीएस हम दिखा रहे हैं कंटिन्यूइंग का, कि आपको कुछ नहीं करना, जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट है प्लस जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर से जो प्रॉफिट आ सकता है, जो सेविंग हो सकती है, सो हम कंसिडर करेंगे। तो ऑप्शन में तो कुछ सेविंग होती नहीं है आपकी, जीरो ही रहता है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1,60,000 क्या थे आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर और ये आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, तो ये आ गया 2.625। अब कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जो डाइल्यूटिव ईपीएस है इसे आप बेसिक ईपीएस से कंपेयर करोगे। अगर ये कम हो रहा है तो आप इसे रिपोर्ट करोगे और ज़्यादा हो रहा है तो रिपोर्ट नहीं होता। 3.15 यहाँ था, यहाँ 2.625 है, तो ये रिपोर्ट होगा। तो जब ये कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग की बात होती है, बस हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का चेक करते हैं। अगर ये रिपोर्टेबल है तो डिसकंटिन्यूइंग का भी रिपोर्ट होगा और नेट का भी रिपोर्ट होगा। बस ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ मैंने लिख भी रखी है बात। फिर ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या चल रहा है, सेकंड पार्ट में आपसे केवल डाइल्यूटिव ईपीएस पूछा है। तो डाइल्यूटिव ईपीएस आपने निकाल के दिखा दिया एग्जामिनर को, ये 2.68 है। ठीक है, और बेसिक ईपीएस हमने यहाँ पे निकाला था ये कंपेयर करने के लिए डाइल्यूटिव है या नहीं है। तो ये बेसिकली एक एंटी डाइल्यूटिव है। अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जो डाइल्यूटिव ईपीएस है वो रिपोर्ट अगर नहीं हो रहा, ठीक है, तो कोई भी डाइल्यूटिव ईपीएस रिपोर्ट नहीं होगा, यानी डिसकंटिन्यूइंग का भी और नेट का भी। बिल्कुल आई अज्यूम पहले से पढ़ी रखा है। हाँ सर हमने सब पढ़ रखा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4A में आ जाते हैं। डिट्टो क्वेश्चन है आपका आईसीआई मॉड्यूल का। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में 18 लाख की इन्होंने एक मशीन खरीदी है। ठीक है, और ये इनकी बुक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है 2021 में 14,40,000 का। देखो इस क्वेश्चन में कमाल की बात पता है क्या है, इसमें ना डेप्रीशिएशन रेट नहीं दे रखा, तो डेप्रीशिएशन रेट आपको निकालना है। तो बहुत आसान है। देखो 2019 से 2021 में जब ये जा रहे हैं तो 2 साल का डेप्रीशिएशन लग रहा है। तो यहाँ डेप्रीशिएशन की इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डायरेक्ट डेप्रीशिएशन नहीं दे रखा आपको। 18 लाख माइनस 14,40,000 आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है आपका 3,60,000। मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे देखो 3,60,000। अगर ये 3,60,000 2 साल का डेप्रीशिएशन है तो 1 साल का डेप्रीशिएशन 1,80,000 होगा।
और 1 साल का डेप्रीशिएशन अगर 1,80,000 है और लाइफ 10 ईयर है, तो डेप्रीशिएशन रेट कितना होगा? 10% हो रहा है, 18 लाख पे 10% डेप्रीशिएशन लग रहा है। ठीक है, सी कैरिंग अमाउंट आपको यहाँ दे रखी है, अब इसका रिवैल्यूएशन हो रहा है 8%। तो 14,40,000 पे 8% आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा, फिर इस पर डेप्रीशिएशन लग जाएगा 2 साल का, फिर ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है इसका। अब देखो यहाँ कैच है, यहाँ पे क्या चाहिए कि जब आपका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, ठीक है, आपका अपवर्ड रिवैल्यूएशन यहाँ हुआ है 1,15,200 में, तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। ये जो 1,15,200 का आपका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है यहाँ पे, उसके बाद 2 साल का डेप्रीशिएशन भी लगा है, तो हम ये देखेंगे कि 1,15,200 पे अगर हम 2 साल का डेप्रीशिएशन लगाएं केवल 1,15,200 में, तो उसका बैलेंस कितना बचता है? देखो यहाँ हमने निकाला है इस चीज को, 1,15,200 में 2 साल का डेप्रीशिएशन अगर आप निकालोगे तो इसका बैलेंस बचेगा 86,400। बिल्कुल सर। तो यहाँ जो रिवैल्यूएशन हुआ है ना 10% से, इस रिवैल्यूएशन में आपको दिखाना है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, अज्यूम पहले आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया 16 का जो रिवीजन वीडियो है वो देख लेना, सब क्लियर हो गया। 86,400 का यहाँ पे ये जो रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है, इस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में सबसे पहले आप एडजस्ट करोगे जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस है, वहां से एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस है वो पीएल में जाएगा, बस ये दिखाना है आपको। ठीक है, इसी का मशीनरी अकाउंट है, आप देखोगे जिसने थोड़ा बहुत भी कर रखा है समझ में आ जाएगा। फोर्थ बी का जो है इंडेस 102 का बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रखा है, आप एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, मतलब इसमें कुछ बताने लायक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5A थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड फ्रेमिंग है, ये आपका इंडियस 115 पे क्वेश्चन है। तो आपने एक पहले तो कस्टमर लिखते थे, अब सीधे लिख रहा है ग्राहक, तो इसने एक सॉफ्टवेयर लिया है, ठीक है, ग्राहक ने एक सॉफ्टवेयर लिया है। अब ये सॉफ्टवेयर को ये इंस्टॉल करे ना करे इसकी मर्जी, ऑब्वियस ही बात है, ग्राहक की मर्जी होती है। ये जो सेलर है हासो लिमिटेड एक सेलर है, ठीक है, एक बार सेल करने के बाद अब इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल करी है। कोई भी लाइसेंस वगैरह सेल होता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है सेलर के पास, तो जो सेलर है वो इमीडिएटली रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेगा, बस इतना ही लिखना। 2.5 नंबर यहाँ इतना लिखने में मिल जाते हैं आपको। फिर यहाँ पे ये है अगेन हासो लिमिटेड जो है, इसने एक राइट टू ऑपरेट का एक लाइसेंस दिया है, जैसे चाय सुट्टा बार है वो एक आपको लाइसेंस देता है ऑपरेट करने, यानी आपको एक राइट टू एक्सेस दे रहा है। तो जो स्टोर है वो ट्रेड नेम एंड ब्रांड लोगो सब कुछ आप वहां पे लिख सकते हो जो आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है। तो यहाँ जिसने फ्रेंचाइजी लिया उसका नाम ही फ्रेंचाइजी लिमिटेड है, ठीक है, जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उसका नाम ही फ्रेंचाइजी लिमिटेड है, यानी जो मोटा बच्चा है उसका नाम ही गोलू है। तो यहाँ पे अपफ्रंट फीस देनी है ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हासो लिमिटेड है सेलर है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई ओवर पूरे ड्यूरिंग द टर्म पीरियड उसको अपने ब्रांड को मेंटेन करना है, तभी तो उसकी फ्रेंचाइजी बिकेगी। तो
तो यहाँ पे राइट टू एक्सेस का केस है और रेवेन्यू जो है ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड इंडिया 115 पे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट जो है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो कंपनी है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये कोल एंड मिनरल निकाल रहे हैं कोल माइन से। जैसा आपने मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, जहाँ वो कोयले की मील जो खदान होती है उसमें घुसा रहता है, ऐसे ही कुछ है। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी था। अब ये दोनों जो हैं जॉइंटली इन्होंने एक कोल माइन को एक्वायर कर लिया है इस रेशियो में। ठीक है, तो इनके बीच में जॉइंट अरेंजमेंट के इंडिकेशन दिख रहे हैं। अब यहाँ पे डिसीजन रिलेटिंग टू लुमिनस कोल माइन रिक्वायर यूनिनमस एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, नो सेपरेट एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड। तो जॉइंट अरेंजमेंट तो है इनके बीच में। ठीक है, अब आपको ये बताना है जॉइंट ऑपरेशन है या जॉइंट वेंचर है। ठीक है, यही पूछ रहा है, ये जो जॉइंट अरेंजमेंट है इनके बीच में, ये जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट वेंचर है। तो ये जैसे ही हम इंडिया 111 पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही कंसेप्ट पढ़ा जाता है। तो ये इनके बीच में जॉइंट अरेंजमेंट है, क्योंकि जॉइंट अरेंजमेंट में 3 कंडीशन होती है। वो 3 कंडीशन आपको पेपर में लिख के आनी है और आपको बताना है जॉइंट ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पेपर में आंसर प्रेजेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए आपको ये हाईलाइट करना है, बस जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी सारी बातें पढ़े। अगर आप हाईलाइट करके कीवर्ड दे देते हो एग्जामिनर को तो उसका काम बहुत आसान हो जाता है और आपके लिए भी बहुत आसान हो जाता है नंबर खींचना। तो ये जो बी का फर्स्ट पार्ट था ये टोटल 3 मार्क्स का था ये। तो 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया। केवल अगर आप कंक्लूजन लिख के आ रहे हो, ये पार्ट लिख के आ रहे हो, तो आपको ना गोलू ही मिलेगा, रसगुल्ला। ठीक है, तो ऐसा मत करो भाई, एक एक अटैम्प्ट बहुत महंगा पड़ रहा है। ठीक है, इमोशनली भी बच्चा बहुत टूटता है, फाइनेंशियली भी बहुत टूट रहा है। तो भाई एक एक अटैम्प्ट आपके लिए एक गोल्डन अटैम्प्ट है, निकाल लो भाई। फिर ये कह रहा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये कह रहा है कि देखो कोल माइन से जब आप कोल निकालते हो तो ऐसा नहीं होता 100% निकाल लो। जैसे आपकी मम्मी क्या करती है, जो रिफाइंड ऑयल होता है तो उसमें से एक एक बूंद निकाल लेती है, क्योंकि मम्मी के पास होता है टैलेंट। लेकिन इन लोगों के पास टैलेंट नहीं है, सारा कोल नहीं निकाल पाते, कुछ कोल जो है वहां रह जाता है। तो ये कह रहा है जो कोल वहां पे रह जाता है वो क्या है। तो देखो, जो कोल वहां पे रह जाता है, तो यहाँ पे इंडियस ने एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दे रखी है कि जो कोल रिकवर नहीं हो पा रहा उसे हम पीपीई मानेंगे। ठीक है, ये आपके लिए डिफिकल्ट था क्योंकि ये बच्चा कोई भी पढ़ के नहीं जाता। अब ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे, इसे ना हम इन्वेंट्री बोल रहे हैं, नहीं, अब इसे इन्वेंट्री नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने जो पूरा वहां पे राइट ले रखा है कोल का, वहां सब वो आपके लिए पीपीई है। तो जो वहां पे लेफ्ट पोर्शन होता है वो भी पीपीई का ही पार्ट बनेगा, क्योंकि ये रिकवरेबल नहीं है, वो रिकवर होगा ही नहीं कभी। लेकिन अगर ये रिकवरेबल होता तो ये आपका इन्वेंट्री बन जाता। यानी कोल खदान में जो कोल पड़ा हुआ है, अगर वो रिकवर नहीं हो पा रहा तो वो 16 के अंदर जाएगा, और अगर वो रिकवर हो जा रहा है वहां से तुम बाद में जाके किसी सुपरमैन को भेज के या बाबा रामदेव को भेज के वहां से कोल निकाल लोगे, तो आपके लिए क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपके लिए इंडियस 2 क्या बात है। उसके बाद इसने ये बोला है कि जो कोल की खदान है भैया, उसको ना एज इट इज कंडीशन में भी देना होता है। यहाँ पे देखो, ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, कोल इज इरिकवरेबल। इरिकवरेबल है इसलिए आपके लिए कोयला बना है, इंडिया 16 में किया है ये। जो अनएक्सट्रैक्टेड कोल है, जो कोयला आप नहीं निकाल पा रहे, उसका ट्रीटमेंट बताओ आप। देखो, आपकी कोई ना कोई डिकमिशनिंग लाइबिलिटी होगी, वो आप इंडिया 37 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करोगे और वो पीपीई में आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, यही सिंपल इसका
आंसर है। इसके बाद 5C इंडेस 1 में से ये क्वेश्चन है। इसने कहा है ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 12 मंथ है, आपको ये बताना है कि आपकी करंट लाइबिलिटी है, करंट एसेट है या फिर नॉन करंट एसेट है। देखो इसमें मेरे कराने लायक कुछ नहीं है, आईसीआई का डिट्टो क्वेश्चन है, आप वहां से कर लेना। ये आपका इंडियस 1 में से है। फिर फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कंसेप्ट है, मैं बोलता ही हूँ फ्रेमवर्क आप पढ़ के चले जाओ, ठीक है। ये थ्योरी चैप्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1 घंटा लगेगा, लेकिन भैया 1-1 घंटा पढ़ने के बाद एक चैप्टर में अगर 5 मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने में कम से कम आपको 12 घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे करने के बाद 10 मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ 1 घंटे में 5 मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ आप रिकवर करो ना मार्क्स। ये भी तो अटेम्प्ट लग रहे हैं। बिल्कुल सर, आप तो सर इमोशनल हो गए। नहीं भाई, कोई अटेम्प्ट लगाता है बच्चा और छोड़ने की बात करता है तो बात दिल पे लग जाती है, और ये दिल पे लगी हुई बात बिल्कुल निकलती ही नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं। ये देखो 5 नंबर का 1 घंटे का चैप्टर है, 5 नंबर आपके आराम से जेब में आ जाते हैं। ब्लॉकचेन के बारे में बताना है, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लो भैया, ऑडिट में भी है, यहाँ भी है। फिर 6B इंडियस 2 के ऊपर है, अलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। सॉल्यूशन आपको दे रखा है सर, बता भी दो, चलो बता भी देते हैं। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले देखो यहाँ पे बहुत फेमस एग्जांपल चलता है कि आप मक्खन निकालते हो, घी निकालते हो, ठीक है, दूध से निकालते हो तो दूध लगेगा, लेबर लगेगा, बिजली पानी सब लगेगा, तो ये खर्चे हो रहे हैं सारे, सारे खर्चे हो रहे हैं। अब इसमें से जो आपका मक्खन निकल रहा है, घी निकल रहा है, ये जो खर्चे हैं आपको अलोकेट करने हैं मक्खन में और इसमें, लेकिन आपका बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा जो बटर मिल्क है, तो आप कैसे एलोकेट करोगे उसके ऊपर क्वेश्चन। सबसे पहले सारे खर्चे ऐड कर लो, इसमें से जो बाई प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो माइनस कर लो। सारे खर्चे ऐड कर लिए, उसमें से बाई प्रोडक्ट का जो है हमने माइनस कर लिया 30,000। हमने बाई प्रोडक्ट बेचा, उस बाई प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा लग गया, तो नेट बाई प्रोडक्ट को बेच के इतना पैसा आ गया। कुछ स्क्रैप भी हमने बेचा, तो नेट जो हमारी कॉस्ट लगी है वो 3,20,000 लगी है। इस 3,20,000 को आप दोनों मेन प्रोडक्ट में, जो आपके बाई प्रोडक्ट हैं उसमें डाल दोगे, सॉरी जो मेन प्रोडक्ट है उसमें डाल दोगे, है ना। ये देख रहे हो ना, 2 मेन प्रोडक्ट, गैलेक्सी 1 एंड 2। उसके बाद वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना, इजीली निकल जाएगा। प्रेजेंटेशन बहुत आसान दे रखा है, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। सर कहाँ से ले हैं, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले लो। इंडियाज 113 में क्वेश्चन है, आपको वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस निकालना है, और इससे हैवी क्वेश्चन आपने एएफएम में कर रखे हैं, जहाँ आप बिजनेस वैल्यूएशन के बिजनेस वैल्यू निकालते हो। इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा कुछ टिपिकल लगा नहीं कि जो आप ना कर पाओ, ठीक है। तो दिस इज फाइनली द एंड ऑफ अवर मई 25 एग्जाम रिव्यू। आई एम श्योर कि रिव्यू देखने में आपको बहुत ही मजा आया होगा भैया, मुझे भी बहुत मजा आया आपको एक्सप्लेन करते हुए। सो इसी मजे को हम बरकरार रखेंगे। आपके कोई भी इश्यूज हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में लिखना, पक्का दिल से निकल रही है बात, पक्का आपसे कनेक्ट होंगे, बस आपका कमेंट जेन्युइन होना चाहिए। ना भी हो कोई बात नहीं, चुटकुले कर लेंगे, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, मेक श्योर कि सितंबर अटेम्प्ट आपका क्लियर हो, ठीक है। जानता हूँ बहुत टफ फेस चल रहा है, आईसीआई ने एक अच्छा मूव लिया है कि आपके साल में 3 बार पेपर करवा रहा है, तो इसका एडवांटेज लो। 3 महीने बचे हैं, अच्छे से जम के तैयारी करो। गुड लक।